उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज में करंट लगने से सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर रवि शर्मा की मौत के मामले में जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल से डॉक्टरों की एक विशेष टीम री पोस्टमार्टम के लिए उदयपुर पहुंची है। रेजिडेंट डॉक्टरों ने स्थानीय मेडिकल जूरिस्ट द्वारा किए गए पहले पोस्टमार्टम पर संदेह जताया था और निष्पक्ष जांच की मांग की थी। रेजिडेंट्स का कहना है कि उन्हें आशंका है कि पहले की रिपोर्ट में तथ्यों से छेड़छाड़ की जा सकती है। इसी कारण उन्होंने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की, जिसे प्रशासन ने स्वीकारते हुए एसएमएस अस्पताल से विशेषज्ञों को बुलाया। डॉक्टर रवि शर्मा की बुधवार देर रात उस समय मौत हो गई थी जब वे हॉस्टल के कॉरिडोर में रखे वाटर कूलर से पानी भर रहे थे। इसी दौरान उन्हें करंट लग गया। इस दर्दनाक हादसे के बाद से ही रेजिडेंट डॉक्टर्स आक्रोशित हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार रात को रेजिडेंट्स ने एमबी हॉस्पिटल की मॉर्चरी के बाहर धरना दिया। शुक्रवार सुबह से वे कॉलेज के प्रशासनिक भवन के बाहर बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। रेजिडेंट्स का कहना है कि कॉलेज प्रशासन ने अब तक ना तो मृतक डॉक्टर के परिवार को मुआवजा देने की बात मानी है और न ही परिवार के किसी सदस्य को नौकरी देने का कोई लिखित आश्वासन दिया है। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस और लिखित निर्णय नहीं लिया जाता तब तक वे हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन के चलते मेडिकल सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। जी, मैं डॉक्टर आशीष कुमार मैन, जॉइंट सेक्रेटरी उदयपुर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन। तो हमारी केवल एक ही मुख्य मांग है जो हम रेजिडेंट की है, वो यही है कि जो भी इसमें अधिकारी जो शामिल है इस घटनाक्रम में, जिनकी लापरवाही की वजह से ये घटना हुई है, वो तुरंत प्रभाव से पहले अपने पद से इस्तीफा दे और निष्पक्ष जांच कराए। इसके अंदर मैं आपको कुछ एविडेंस जो हम दिखाना चाहेंगे, जैसे वो लोग बताते हैं कि हॉस्टल के अंदर करंट आ रहा है। इसके अलावा जैसे ये एविडेंस है कि हमने प्रशासन को पहले से अवगत कराया हुआ है इस चीज से। हमने कमियों की, इस तरह की खामियों की हमने पहले भी कई बार दी जा चुकी है। प्रशासन हमसे बार बार ये पूछता है कि आपने हमको लिखित में नहीं दे रखा। तो आज हम यहाँ पे आपको मीडिया के सामने ये दिखा रहे हैं कि हमने इनको ये दे रखी है सारी चीजें, बार बार लिखित में दे रखा है। लेकिन उसके बावजूद प्रशासन हमसे, कल कलेक्टर साहब के वहाँ पे मीटिंग हुई तो वहाँ पे भी हमारे यहाँ से प्रशासन से जो अधिकारी गए उन्होंने यही बोला कि हमारे पास में सर लिखित में कुछ भी नहीं है। हमने वहाँ कलेक्टर साहब के सामने भी उनको ये दिखाया है कि सर हमने इनको लिखित में ये दे रखा है, हर चीज दे रखा है। अब आप खुद बताओ सर, जो रेजिडेंट डॉक्टर 18 घंटे ड्यूटी कर रहा है, पेशेंट के लिए काम कर रहा है, क्या वो ये काम करेगा? केवल उसका इतना सा काम रह गया कि वो जाके हर चीज के लिए आके यहाँ पे प्रिंसिपल को बताए। इनकी कोई कॉलेज वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप वहाँ पे किसी को, आपने वार्डन किस लिए बिठा रखा है? फिर वहाँ पे भाई आपने क्यों बिठा रखा है वहाँ पे वार्डन? जब अगर यही काम हमको करना है तो फिर आप उसको क्यों बिठाते हो वहाँ पे? आपने वार्डन बना रखा है, चीफ वार्डन बना रखा है, इतने सारे लोग बना रखे हैं, वो क्या केवल पोस्ट के लिए, उनको रूम देने के लिए बना रखा है? उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती। आज ये लोग कह रहे हैं कि वो आरएनटी का नहीं है, ये नहीं है, तो क्या मतलब ये वेट कर रहे हैं कि कोई आरएनटी का बंदा मरता तो हम कार्रवाई करते हैं? ये कोई बात होती है क्या? वो एसआर था आरएनटी का, यहाँ ज्वाइन करने वाला था। कल को हमारी भी, हम भी हॉस्टल में रहते हैं, हमारे भी फैमिली मेंबर आएंगे, तो ये तो उसके लिए भी, अगर हमारे फैमिली मेंबर में से कोई मर जाता तो ये वो भी कह देते कि ये तो हमारा आरएनटी का नहीं है। ये कोई बात इनके जवाब देने का तरीका होता है क्या? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये घटनाक्रम कैसे हुआ, क्या जो चीज़ थी शुरुआती दौर की, कि सभी को जैसे विदित है आप सभी को कि 18 तारीख को रात को 1:30 बजे के आसपास हमारे एक साथी डॉक्टर वाटर कूलर से पानी भरने के लिए गए और पानी भरते टाइम उस वाटर कूलर में करंट आने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अब इसके घटनाक्रम के बाद में जिस तरीके से ना वहाँ पर कोई प्रशासन पहुँचा, ना हमारी और किसी की द्वारा कोई मदद की गई, सारे रेजिडेंट डॉक्टर के अंदर काफ़ी रोष था इस बात का। इसके चलते हमने न्याय दिलाने के लिए अपने साथी डॉक्टर को इस स्ट्राइक की शुरुआत की। इस स्ट्राइक के बाद में जैसे जैसे ये घटनाक्रम आगे बढ़ा, पोस्टमार्टम हुआ और बहुत सारी चीज़ें प्रशासन ने हमसे छुपाई और उस चीज़ के अंदर गड़बड़ की गई है। अब एक सिंपल सी बात ये समझने की कोशिश करो कि अगर कहीं पर भी कोई भी घटनाक्रम पर किसी की मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले उस एरिया को सील किया जाता है, सीज किया जाता है। पर आज की डेट में हमारे पास में वीडियो है, हम रोज़ देख रहे हैं उस वाटर कूलर के आसपास जहाँ पर ये पूरी घटना हुई, उस पूरी घटना के ना तो वो पूरा एरिया सील किया गया है, ना उसको वाटर कूलर के एरिया को कस्टडी के अंदर पुलिस की, ना वहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड बैठाया गया है, ना वहाँ पर पुलिस की तरफ से भी कोई आदमी नहीं बैठाया गया वहाँ पर, कि जो उस घटनाक्रम की जो सबूत है उसको सेफ तरीके से अपने कस्टडी के अंदर रखे। उसके बाद में जो पोस्टमार्टम हमारे यहाँ पर हुआ, बोर्ड गठित करके पोस्टमार्टम हुआ, उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर भी जो मुख्य रूप से जो चीज़ें थी, फाइंडिंग्स थी, उसको लिखा नहीं गया।
उसके अंदर चीज़ों को छुपाया गया। उसके अंदर जो स्किन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक मार्क होते हैं उन चीज़ों को छुपाया गया। जब किसी का इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कोई हादसे इस तरीके से हो जाता है तो सबसे पहले एक एंट्री वुंड बनता है जहाँ से करंट अंदर गया। उसके बाद में वो जो करंट ने जो वो पाथ फॉलो किया बॉडी से बाहर निकलते टाइम, वो एक पूरा पाथ बनता है। और उसके बाद जहाँ से जिस पॉइंट से उस करंट ने बॉडी को छोड़ा है वो उस जगह पर भी एक निशान बनता है। वो सारी चीज़ें हमने बॉडी के ऊपर देखी है, पर जो बोर्ड था उन्होंने उस चीज़ को पूरा नज़रअंदाज कर दिया। जबकि 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 अगर कोई भी इलेक्ट्रोक्यूशन होता है, किसी की भी मृत्यु बिजली लगने से करंट से होती है, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो जरूरी एविडेंस होता है जो उसको प्रूव करता है, वो जो चीज़ है वो जो मार्क बना है बॉडी के ऊपर, वो चीज़ ही उसको डिफाइन करती है। सिर्फ इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बात को ये देखो, ये रिसर्च पेपर हमने निकाले हैं। ये रिसर्च पेपर किसने पब्लिश किए हैं? ये देश दुनिया के जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बड़े बड़े जर्नल के अंदर ही छापे हुए हैं। ये उनकी छपी हुई रिपोर्ट है। इसके अंदर क्लियर शब्दों में ये लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक मार्क इज द गोल्डन स्टैंडर्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ इलेक्ट्रिक्यूशन। गोल्डन स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है? गोल्डन स्टैंडर्ड का मतलब है कि ये कंफर्मेशन अगर किसी चीज से होगी तो वो इस चीज से होगी। किस चीज से होगी? क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक मार्क से होगी। और जब तक उस मार्क को ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में नहीं लिखा जाएगा तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? और इसके अलावा जो हम सभी ने सोशल मीडिया के ऊपर भी जो फोटोज है वो सर्कुलेट किया है, उसके ऊपर भी हमने क्लियर कट दिखाया कि एंट्री वुंड क्या है, एग्जिट वुंड क्या है, ट्रैक क्या है। तो वो, और इसके अलावा सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे भी साथी रेजिडेंट डॉक्टर्स, साथ ही हमारे जो सीनियर्स हैं वो भी फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, अलग अलग कॉलेज में जो काम कर रहे हैं, अलग अलग कॉलेज से जो पढ़े हुए हैं, हमने उनसे भी उनका एक्सपर्ट ओपिनियन मांग के देखा। सिर्फ हमने उनको फोटो दिखाई और घटनाक्रम बताया तो उन्होंने सीधा बोला कि ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रोक्यूशन है, कि करंट लगने से मृत्यु हुई है। पर क्या ये बात बोर्ड मेंबर को नजर नहीं आई? ये जो इलेक्ट्रिक मार्क को छुपाने की कोशिश की गई है, ये किसको बचाने के लिए प्रशासन कर रहा है? ये जो रातों रात उस हॉस्टल में जो वाटर कूलर जहाँ लगा हुआ था, जहाँ करंट लगने से मृत्यु हुई, उसकी जो टेम्परिंग की गई एविडेंस की, वो किसको बचाने के लिए प्रशासन कर रहा है? उसके अलावा जो हमारी सरकार से और मुख्य मांग ये है कि जो परिवार जिसने ये बच्चा खोया है, जिसने अपना एक भाई खोया है, उसके परिवार को पूरा कंपनसेशन दिया जाए। उसके अलावा एक हाई स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए जो इस पूरे मामले की जांच करे, और जिन्होंने भी ये टेम्परिंग की है और जो भी इस चीज़ में और भी अन्य दोषी बने हैं उनको भी तत्काल रूप से हटाया जाए ताकि एक निष्पक्षीय जांच की जा सके। जब तक वो लोग ही कमेटी के अंदर रहेंगे, जब तक उन लोगों वो अपनी पोस्ट पर टिके रहेंगे, तब तक एक निष्पक्षीय जांच का माना नहीं जा सकता। कि जो लोग खुद ही इन्वॉल्व है इस चीज़ के अंदर, वो पोस्टमार्टम के टाइम पे अंदर मौजूद है, तो ऑब्वियसली बात है कि इन चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट कर पाना मुश्किल है। इसलिए एक नए बोर्ड का गठन करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट को दोबारा से एग्जामिन करके, बॉडी को दोबारा एग्जामिन करके एक नए बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की जो हमने डिमांड कल रखी थी, आज वो थोड़ी देर में अभी पोस्टमार्टम चालू होगा, आप सभी के सामने होगा। देखते हैं, वो देखना ही रहेगा उस रिपोर्ट में क्या सामने आता है। क्या वो लोग भी बातों को छुपाते हैं या प्रशासन के दबाव में आते हैं, तो ये सारी आगे की देखने वाली बातें रहेंगी। अभी तक जो सहमति है सिर्फ हमें मौखिक रूप से आश्वासन मिला है, हालांकि लिखित रूप से किसी भी चीज़ के ऊपर हमारे पास में सहमति नहीं आई है। ना कंपनसेशन की बात पे आई है, ना दोषियों की सजा के बारे में बात आई है, ना ही कोई राज्य स्तरीय कोई SIT गठित की गई है इसकी जांच करने के लिए। रिटर्न में अभी तक कोई कुछ नहीं है। मौखिक रूप से सब बोल रहे हैं कि हम सब आपके साथ में हैं, पर जब तक रिटर्न में कुछ भी नहीं आता है तो आप और हम सभी जानते हैं कि अगर गवर्नमेंट से हम बात कर रहे हैं तो सब कुछ जब तक रिटर्न में नहीं आता है तो कुछ भी मौखिक रूप से वो मान्य नहीं होता है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि जो भी वो मौखिक रूप से हमें आश्वासन दे रहे हैं वो लिखित के अंदर आए हमारे पास में, ताकि हम आगे की रणनीति और क्या हमें अपना स्टैंड लेना है उसके ऊपर हम काम कर सके। और अभी हमारा स्टैंड यही है कि जब तक डॉक्टर रवि शर्मा को और उनके परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम कार्य बहिष्कार जारी रखेंगे।